हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जसरा क्लासेस। अब तक हमने एलिस रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड के कई स्टैंजास कवर कर चुके हैं, जिनमें लास्ट वाला जो स्टैंजास था वो था ओन सम फॉन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रियलाइज। ठीक है, तो इसमें जो विलेजर्स है वो ये आशा करता है कि मेरे मरने के बाद में कोई तो मेरा ऐसा रिलेटिव हो, कोई तो मेरा ऐसा साथी हो जो मेरे डेथ पर जो है क्या करे, दो आंसू की बूंदें गिराए और उसे मेरी मौत का दुख हो। और जब मेरी डेथ हो तो जो नेचर है उसकी भी क्राइज हो, यानी कुछ ऐसा हो कि वातावरण में भी एक शांति छा जाए कि इस संसार से कुछ छिन गया। तो ये जो है उनके जो विलेजर्स है, जो सिंपल मैन हैं, उनकी ये जो है विशेष होती है जब उनकी डेथ हो तो कुछ ऐसा हो कि हमारे जो घनिष्ठ व्यक्ति हो उनको दुख हो। अब ये इन्होंने विलेजर्स की बात की थी। अब आने वाले नेक्स्ट स्टैंजास में ये क्या करेंगे, ये खुद के बारे में बात करने वाले हैं, जो विलेजर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, खुद के बारे में बात बताएंगे। नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं फॉर दी हु मिंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका पूरा लाभ उठा सको। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम अपना देर ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फॉर दी हु mindful of the unhonored dead, ठीक, dosed in these lines their artless tale relate। अब वो खुद के बारे में बात बता रहा है कि फॉर दी और उनके बारे में, हु अवेयर जो जानते हैं कि ये जो असामान्य डेथ जिन लोग विलेजर्स को मिली है उनके बारे में बात कर रहे हैं कि मैं जानता हूँ और मैं इस बात से अवेयर भी हूँ कि जो यहाँ के लोग हैं उनको एक अनऑनर्ड डेड मिली है, यानी एक असामान्य मौत मिली है और ऐसी मौत मिली है जो कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता। डोस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट। और वो कहते हैं कि यहाँ की जो आर्टलेस टेल है, मैं उन चीज़ों को इनसे जोड़कर बताना चाहूँगा, मैं अपने लिए उनके लिए कुछ लाइन नहीं लिखना चाहूँगा और ये आर्टलेस होगी क्योंकि ये जो आर्ट है वो नहीं जानी जाती। उसके बारे में क्या है, ये बहुत सिंपल लोग हैं, इनके बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता, तो ये जो आर्ट होगी, जो टेल होगी, इनकी कहानियाँ होगी वो आर्टलेस होगी, वे आपस में रिलेट नहीं होगी। इफ़ चांस, फिर भी क्या पता, बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेड, कि ऐसा हो कि जब मेरी डेथ हो तो कोई यहाँ से व्यक्ति गुजरे। सम किंड्रेड स्पिरिट सेल इंक्वायर माई फेट, और कोई किंड्रेड स्पिरिट यानी कोई बाहर से आई हुई व्यक्ति मेरे बारे में पूछे कि कैसे थे, कौन थे, कहाँ से थे, उनके जो व्यवहार था वो कैसा था, मेरे कोई आए और मेरे बारे में पूछे। वो कहता है कि यहाँ पर गांव में जो रहने वाले लोगों उनको एक असामान्य मौत मिली है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जब मेरी डेथ हो तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे बारे में बताए लोगों को। और हो सकता है कि क्या पता कोई आने वाले समय में मेरी जब डेथ हो जाएगी उसके बाद में कोई व्यक्ति यहाँ आए, कंटेम्पलेशन लेड, यानी कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ आए और पूछे कि मैं कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में कोई पूछताछ करे। नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं हैप्पली सम हॉरी हेडेड स्वेन में से, और हैप्पली का मीन्स यहाँ पर होगा कि शायद, सम हॉरी हेडेड होता है ग्रे बालों वाला, सफ़ेद बालों वाला, स्वेन बोलते हैं ग्रामीण को। ठीक है, गांव के रहने वाला व्यक्ति जो होता है, जो कंट्री लेड होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, स्वेन क्या होता है, ग्रामीण होते हैं। तो हैप्पली शायद सम हॉरी हेडेड स्वेन की कोई गांव का सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति में से मुझे ये बताए। ठीक है, ये कहे ऑफ्ट हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डेवन। ठीक है, पीप ऑफ डेवन ऑफ्ट, कि हमने वी सीन हिम, कि हमने उन्हें देखा था, यानी जो पोइट है वे बता रहे हैं कि मेरी डेथ के बाद कि शायद ऐसा हो कि कोई सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति बताए कि हाँ मैंने उसे देखा था एट द पीप ऑफ डेवन। पीप ऑफ डेवन का मतलब होता है भोर का समय। ठीक है, जब सुबह चारों तरफ लालिमा छा जाती है, कि हमने उसे सुबह के समय, जो भोर का समय था उस समय उसे देखा था। ब्रशिंग विद हैस्टी स्टेप द ड्यू अवे। ठीक है, ब्रशिंग यानी साफ कर देता था, विद हैस्टी स्टेप्स अपने तेज कदमों से, द ड्यू अवे वो क्या कर देता है, जो ड्यू होती है घास पर, जो ड्यू होती है उसकी बूंदें हो जाती है। सुबह के टाइम होता है जब भोर होता है, तो आपने देखा होगा कि उसकी बूंदें घास पर जमी रहती है। तो वो कहता है कि कोई सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति बताएगा कि हाँ हमने उसे देखा था, जब वो भोर के समय क्या करता था कि वो घास के ऊपर से अपने तेज कदमों से ओस को हटा दिया करता था, टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लेवन, कि जो
पहाड़ी होती थी उस पर चढ़ने के लिए वो सूरज को देखने जाया करता था, और वो तेज़ कदमों से पहाड़ी की तरफ चढ़ता था। अपलैंड लेवन का मतलब होता है कि एक उबड़ खाबड़ सी जो लेवन होती है, हरी घाटी होती है, उस पर चढ़ता था, पहाड़ी पर चढ़ता था, जिससे कि वो सूरज को देखने के लिए ऐसा किया करता था। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं देयर एट द फुट ऑफ योंडर नोडिंग ब्रीच। ठीक है, योंडर होता है दूर, नोडिंग ब्रीच होता है झूलती हुई शाखाएं। ठीक है, देयर एट द फुट ऑफ योंडर नोडिंग ब्रीच दैट व्रेथ्स कम होती है माला। ठीक है, व्रेथ्स इट्स ओल्ड फंटेस्टिक यानी अजीब तरीकों से, रूट्स यानी जड़ें, सोनाई। ठीक है, तो उन्होंने कहाँ पे वो कहेंगे जो सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो उनके बारे में साथ ही ये भी बताएगा कि हाँ हमने उनको वहाँ भी देखा था, दूर एक जगह की तरफ इशारा करते हुए बताएगा कि दूर एक ऐसा मैदान है जहाँ पर जो ब्रीचेस हैं, जो पेड़ हैं, उन पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो झूलती हुई हैं, और उनकी जो रूट्स हैं वो भी बड़े अजीब तरीके से क्या है, एक माला की तरह पिरोई हुई है। उनको मतलब एक तरह से वो इमेजिन कर रहा है कि जैसे जड़ें होती है, शाखाओं से लटक रही होती है, तो वो क्या है, मोतियों की तरह उन्हें बता रहा है कि व्रतलेस है, माला की तरह थी। व्रतीज होता है माला। ठीक है, तो व्रत्स की तरह थी, जो माला की तरह थी, उनकी जड़ें जो आपस में पिरोई हुई थी, उनके बीच भी उन्होंने पोइट को देखा है। और वो ये जो नोडिंग बीच है यानी झूलती हुई शाखाएं थी, दूर दिखाई दे रही है, उनके बीच भी उन्होंने पोइट को चलते हुए देखा है। His listless length at noontide would be stretched and pour upon the brook that babbles by. His listless length, ठीक है, यानी वो यहाँ पर भी घूमता रहता था। कहाँ पर? At noontide would he stretch. नून टाइड होता है यानी देखिए ये आप बात कर रहे हैं कि वो ब्रूक जो होती है, ब्रूक है जलधारा। ठीक है, जलधारा होती है, एक छोटी सी नदी है, उसके पास भी उन्होंने उसे देखा था बैठे हुए। जब नून टाइड था उसमें जो है वो क्या करती थी, कल बहती रहती थी। नून टाइड जब उसमें क्या होता था, थोड़े थोड़े उफान से आए रहते थे, वो कहीं कहीं तिरछे मोड़ से जब चलती थी तो वो पानी उछलता था। उन लोगों को देखने के लिए भी वो उन्हें टकटकी लगाकर, स्ट्रेच होता है, टकटकी लगाकर देखता था। ठीक है, हिज लिस्टलेस लेंथ एट नून टाइड वुड ही स्ट्रेच की वो यहाँ भी एक लंबी दूरी तय करता था, यहाँ पर जहाँ पर जो धारा है वो आकर बहती थी, और वो इसके पास चलता रहता था, इसको टकटकी लगाकर देखता था। एंड पोर अपॉन द ब्रूक दैट बेबल्स बाय, और वो इसके पास पोर यानी से घूरता रहता था, अपॉन द ब्रूक ये जो नदी बह रही है, दैट बेबल्स बाय और कलकल कर रही है। इस नदी के पास भी इन्होंने जो है पोइट को देखा था। ये जो कौन है, एक अनजान व्यक्ति जो पोइट के बारे में आकर पूछेगा आने वाले भविष्य में, तो उसे एक ग्रे बालों वाला जो व्यक्ति है वो उनके बारे में बताएगा कि उन्होंने यहाँ पर भी उनको देखा है, जहाँ पर जो है ये धारा बह रही है, उसके पास भी उसे टकटकी लगाते हुए पोइट को उन्होंने देखा था। हार्ड बाय यॉर्नवुड, हार्ड बाय यॉर्नवुड होता है कि वहाँ पर जंगलों में भी देखा है। नाउ स्माइलिंग की हार्ड बाय यॉर्नवुड की उन्हें कहाँ, पोइट को कहाँ, जंगलों में भी देखा गया है। नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन, क्या करते थे वो, जब कभी कभी घृणा में एक तरह से जब घृणा की भावना अंदर हो और वो उसमें भी मुस्कुरा रहे होते थे। मटरिंग हिज वेवार्ड फैंसीज ही वुड रोव। ठीक है, मटरिंग होता है बड़बड़ाना, हिज वेवार्ड फैंसीज यानी उनकी जो पंक्तियाँ होती है, फैंसी होता है पंक्तियाँ, उनके जो गीत होते थे वो उनको मटरिंग करते थे, बड़बड़ाते रहते थे। व्हेन ही रोव, ठीक है, जब वो यहाँ टहलते थे, रोव होता है टहलना। मटरिंग हिज वेवार्ड फैंसीज ही वुड रोव, कि वो क्या करते थे, वो अपनी जो पंक्तियाँ होती थी उनको यहाँ पर गुनगुनाते रहते थे जब वो यहाँ पर टहलने आते थे, और वो इन्हीं के बारे में, पंक्तियों के बारे में जंगल में जब घूम रहे होते थे तो वो कभी कभी घृणा से जो है स्माइल करने लग जाते थे। नाउ ड्रॉपिंग, और कभी कभी क्या करते थे, वो अपने सर को झुका लेते थे, सर को झुकाए बैठे रहते थे। वो फुल मैन जैसे, और वो इतने दुखी दिखाई देते थे जैसे कि उनका शरीर जो है, चेहरा जो है पीला पड़ जाता था। वो फुल मैन यानी दुखी दिखाई देते थे, उनका चेहरा पीला पड़ जाता था। लाइक वन फॉरलॉर्न, ठीक है, जैसे कि कोई बाहर का व्यक्ति हो। लाइक वन फॉरलॉर्न, जैसे कि वो खुद को अकेला महसूस कर ले, हो कोई बाहर का व्यक्ति हो। एंड और क्रेज्ड विद केयर, ठीक है, और क्रेज्ड विद केयर, वे परेशान रहते थे। नाउ क्रोस्ड इन होपलेस लव, उन आशाओं को लेकर जो उनके जो इच्छाएं हैं, जो उनके होपलेस लव है, उसको क्या है,
उसको ना प्राप्त करने के कारण वो क्या करते थे, परेशान रहते थे। और वो बताते हैं कि उन्होंने पोइट को उदास भी देखा है नहीं जंगलों में, जब वो उदास बैठे रहते थे, सर झुकाए हुए, ड्रॉपिंग होता है सर झुकाकर बैठे हुए रहते थे, और वो इतने दुखी रहते थे कि उनका चेहरा पीला पड़ जाता। वो फुल मैन यानी वो इतने दुखी हो जाते थे कि उनका चेहरा पीला पड़ जाता था। और फिर क्या करते थे, वो परेशान नज़र आते थे उन आशाओं के कारण, जो उनकी आशाएं जो है पूरी नहीं हो पाई। उन आशाओं के कारण वो जो है परेशान रहते थे, क्योंकि वो जो करना चाहते थे वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए थे। वन मॉर्न आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन ऐसा आया, वन मॉर्न यानी एक सुबह ऐसी आई, आई मिस्ड हिम कि मैंने उसे नहीं देखा, ऑन द कस्टम्ड हिल उस पहाड़ी पर मुझे, जो जहाँ पर वो हर रोज़ मुझे दिखाई देते थे, वो जो पोइट है हर रोज़ जहाँ मुझे दिखाई देते थे उस पहाड़ी पर मैंने उसे नहीं पाया। अलोंग द हीथ एंड नियर द फेवरेट ट्री, मैंने उसे चारों तरफ ढूंढा, उसके फेवरेट ट्री के पास में ढूंढा, जहाँ वो घूमते थे वहाँ ढूंढा, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आए। अनदर कम, अगला दिन आया, नोर येट बिसाइड द रिल, नोर अप द लेवन, नोर एट द वुड शी वॉज। वो क्या मतलब, एक मॉर्निंग ऐसे आई कि मैंने उसे मिस किया, वो मुझे नहीं दिखाई दिए, जहाँ मुझे वो हर सुबह मिला करते थे उस सुबह मुझे नहीं दिखाई दिए। ना वो मुझे पहाड़ी पर नज़र आए, ना उनके फेवरेट ट्री के नीचे नज़र आए, ना वो मुझे बहती हुई जलधारा के नीचे मिले, ना जो वो कल कल बहती थी जलधारा उसके पास भी मुझे वो नहीं दिखाई दिया, ना ही वो मुझे जंगलों में नजर आए। तो एक क्या हुआ, फिर एक दिन ऐसा घटित हो गया, द नेक्स्ट विद डर्स ड्यू इन सैड एरे। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो कहते हैं द नेक्स्ट विद डर्स ड्यू इन सैड एरे। देखिए डर्स होता है जो मौत पर बजने वाले गीत होते हैं, शोक गीत होते हैं, उनको डर्स बोला जाता है। ड्यू इन अ सैड एरे, एरे होती है शव यात्रा। ठीक है, तो अब तक क्या हुआ, ये जो उन्होंने बताया था पिछले पैराग्राफ में, इन्होंने बताया स्टैंजा में वे कहते हैं कि हाँ उन्होंने उसे कहीं नहीं पाया, जहाँ वो उन्हें हर रोज़ मिलता था वहाँ उन्हें नहीं मिले हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोइट है उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अगर वो अपने तय जगह पर कहीं भी उन्हें नहीं दिखाई दिया तो इसका मतलब कहने का आशय यहाँ पर ये होगा कि वो उनकी डेथ हो गई थी। द नेक्स्ट दिन, और अगले दिन क्या होता है कि उन्हें शोक गीत सुनाई देते हैं और एक शव यात्रा दिखाई देते हैं। स्लो द चर्च वे पाथ वी सी हिम बॉर्निंग, स्लो यानी धीरे धीरे चल रही थी, द्रो द चर्च वे जो चर्च की तरफ रास्ता जा रहा था उस पाथ पर, उस रास्ते पर वो धीरे धीरे चल रहे थे। वी शो हिम बॉर्निंग, और हमने क्या देखा, हमने उन्हें क्या देखा, कफिन में, जो कफिन होते हैं उनमें हमने पोइट को देखा कि अब उनकी डेथ हो चुकी है और उन्हें चर्च की ओर ले जाया जा रहा है। अप्रोच, आओ, एंड रीड, और पढ़ो, फॉर दाउ कांस्ट रीड द ले। ठीक है, कि आओ और पढ़ो, अगर तुम पढ़ सकते हो कि यहाँ वो लेटा हुआ है, ग्रेव्ड, जहाँ वो लेटा हुआ है, तो उनकी कब्र के पास लाकर जो वो सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति है उनसे कहता है कि अगर तुम पढ़ सकते हो तो आओ आगे बढ़ो और इन लाइनों को पढ़ो। ग्रेव्ड जो खुदे हुए हैं, ऑन द स्टोन बीनीथ योन एज्ड थॉर्न, एज्ड थॉर्न होता है कि झाड़ियाँ जो है का थॉर्न है कि जो कांटे के पेड़ है, जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ यहाँ पर जो है उगाई है, और स्टोन लगा हुआ है, एक पोइट की ग्रेव पर एक स्टोन लगा हुआ है, उस पर जो खुदा हुआ है उसको तुम पढ़ो। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका इनके बारे में होगा इनका एपिटाफ। देखिए एपिटाफ क्या होता है, एपिटाफ होता है समाधि लेख। ठीक है, किसी की समाधि पर जब हम कोई लेख लिखते हैं, एक स्टोन लगा होता है उसके पीछे, हर कब्र के पीछे जो है एक सर की तरफ एक समाधि लेख लिखा होता है। तो वो जो वाइट हेयर वाला जो व्यक्ति है वो उनसे कहेगा कि तुम आओ, जो अनजान व्यक्ति है उनसे कहेगा कि तुम आओ, और अगर पढ़ सकते हो तो यहाँ पर वो लेटे हुए हैं और इन झाड़ियों के जो नीचे है जो ये स्टोन है, इस पर जो खुदा हुआ है, इन लाइनों को तुम पढ़ो। और जो वो एपिटाफ है, वो समाधि लेख है, उस पर क्या लिखा हुआ है, हियर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी हियर रेस्ट, यहाँ वो आराम कर रहा है, हिज हेड उसका सीस अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गोद में, धरती माँ की गोद में जो है ये जो सीस है वो आराम कर रहा है। अ यूथ टू फॉर्चून एंड टू फेम अननाउन, एक युवा, ऑफ यूथ यानी एक युवा, टू फॉर्चून जिससे क्या, जिससे फॉर्चून यानी भाग्य, एंड फेम प्रसिद्धि, अननोन अनजान रही। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा यूथ, ऐसा युवा लेटा हुआ है जो जिसके लिए भाग्य और प्रसिद्धि दोनों ही अनजान रही। फेयर साइंस फ्रॉन नोट ऑन हिज हम्बल बर्थ।
ठीक है। हम्बल बर्थ का मीन्स होगा कि वो एक निर्धन परिवार में जन्म लेने वाला इंसान था। फेयर साइंस फ्रॉन्ट, कि उन्हें जो फेयर साइंस है, जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि उन्होंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। एंड मेलंकली मार्क्ड हिम फॉर हिज ओवन, ठीक है। तो जो उनका नेचर था, हर ओवन का मीन्स जो उनका नेचर था वो किससे मार्क्ड था, किससे क्या दिखाई देता था, उसमें मेलंकली नज़र आती थी, उदासी नज़र आती थी। जो उनका जीवन था, उनके नेचर में एक अलग उदासी नज़र आती थी, क्योंकि वो अपने जो उनकी जो फेम था, फॉर्चून था, वो उसको प्राप्त नहीं कर पाए थे। इन चीज़ों को लेकर वो जो है उदास थे। नेक्स्ट स्टेंजा जब वो कहता है लार्ज वॉज हिज बाउंटी, ठीक है। बाउंटी यानी वो बहुत उदार थे, भले ही उनके जीवन में कितनी भी कमियां रही हो, लेकिन उन्होंने जो अटेंड किया, जो उन्हें मिला, वो क्या था, वो उनका बड़ा दिल था। हिज सोल सिंसियर, उनकी जो सोल थी वो ट्रू थी, सिंसियर थी, उनका दिल साफ था, वो बहुत उदार व्यक्ति थे। उन्हें भले ही ज्ञान की प्राप्ति ना हुई हो, लेकिन उन्होंने एक गरीब परिवार में रहकर भी एक अच्छी नॉलेज प्राप्त करी। अब वो एक सच्चे दिल वाले थे और वो अपनी उदारता से उन्होंने क्या किया, एक सही स्थान प्राप्त किया। हेवन डिड आर रिकम्पोज आर लार्जली सेंड, कि उनके जीवन में जितनी भी कमियां थी वो रिकम्पेंस हो गई थी। रिकम्पेंस होते हैं कि उनका जो मुआवजा था, मुआवजे के तौर पर क्या दिया गया था, उनकी गरीबी के मुआवजे के तौर पर उन्हें एक दिल दिया गया था जो बेहद उदार और सच्चा था। ही गेव टू मिजरी और ही हैड अ टीयर, ठीक है। तो यहाँ जो मिजरी है, मिजरी का मीन्स होगा कि वो जो दुखी थे, उनके जो दुख थे जीवन के, तो उन्होंने क्या किया, ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड अ टीयर। अ टीयर यानी उन्होंने जो किसी के दुख को देखकर क्या करते थे, वो आंसू बहाते थे, और जो उनके पास होता था वो उनको दे देते थे। जहाँ तक उनकी मदद वो कर सकते थे वो करते थे लोगों की। ही गेन्ड फ्रॉम हेवन, कि ईश्वर ने जो कुछ उन्हें दिया था या ईश्वर से उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया था, इट वॉज ऑल ही विस्ड, वो सिर्फ वही चाहते थे, वो उन्हें सिर्फ वही चाहिए था, उन्हें संसार से कुछ नहीं चाहिए था, उन्हें ईश्वर से चाहिए था। अ फ्रेंड, एक दोस्त, वो ईश्वर को क्या है, अपना दोस्त मानते थे, और ईश्वर ने उनको सब कुछ दिया था। तो इस तरह से क्या होता है, वो कहते हैं कि भले ही उनके जीवन में कितनी भी कमियां रही हो, लेकिन उन्होंने जो कुछ अटेंड किया वो अपने बलबूते पर किया। उनका दिल बहुत विशाल था, सच्चा था, और साथ ही साथ क्या हुआ, ईश्वर ने जो उनकी गरीबी था उसका मुआवजा दिया था इस तौर पर कि उन्होंने उन्हें एक अपना दोस्त माना। और इसी तरह से जो पोइट हैं, उन्होंने भी सबके दुखों में दुखी होते थे, और जो कुछ वो हेल्प कर पाते थे वो उनकी हेल्प करते थे, जो कुछ उनके पास था वो दुखी व्यक्तियों को दे देते थे। नो फार्दर सीक, ये लास्ट स्टेंजा है, नो फार्दर सीक हिज मैरिज टू डिस्क्लोज और ड्रो हिज फेरलिटीज फ्रॉम देयर ड्रेड अबोर्ड, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए, अब लोगों को उनमें कमियां नहीं निकालनी चाहिए, जिसे जाना था वो तो जा चुका है, अब उसकी कमियां और जो अच्छाइयाँ है वो निकालनी अब छोड़ दें। उनकी जो वीकनेस थी उनको कोसना बंद कर दे। दे अलाइक इन ट्रम्बलिंग होप रिपोज, ठीक है, यानी ट्रम्बलिंग, वो कपा देते थे कि अगर उनके गुण ऐसे थे कि वो जो कमियां हैं उनको कपा देंगे, वे जो वीकनेस है उसको कपा देंगे, क्योंकि उनकी अच्छाइयाँ ज़्यादा थी, कमियां नहीं थी। द बोजम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड, अब वो कहाँ पर है, वो बोजम में है, दिल में है, ऑफ हिज फादर के, अपने पिता के, जो हमारे गॉड हैं उनके, वो दिल में रहते हैं। तो अब उनको कोसना बंद करो, वो हमसे दूर जा चुके हैं, अपने ईश्वर के वो दिल में निवास कर रहे हैं, उनकी कमियाँ ना निकाली जाए। तो इस तरह से जो है ये थॉमस ग्रे की एक बहुत अच्छी एलिजी थी। इसके हम स्टेंजा कवर कर चुके हैं, 3 पार्ट मैंने इसके बनाए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। ये स्टेंजा सभी आपके कवर हो जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर अब मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते तो आप सभी है, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।